काले धन के मामले में गिरफ्तार पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कभी एक छोटे से मकान में रहने वाले पीयूष जैन के पास आज देश से लेकर विदेश तक तमाम प्रॉपर्टियां हैं। अब तक छापेमारी में हुई बरामदगी यही गवाही दे रही है कि पीयूष जैन तो काली कमाई की टकसाल है। इतनी काली कमाई कि 3 लाख से ज्यादा पलंग खरीद सके, लेकिन कानून का शिकंजा कसा तो सीधे फर्श पर आ गया। काला धन इतना कि 25,700 लोगों को 1-1 लाख रुपए बांटा जा सके, लेकिन कलई खुली तो थाने की जमीन पर रात गुजारनी पड़ी। नकदी इतनी मिली कि जांच एजेंसियों को गिनने में 150 घंटे का वक्त लग गया। अब नंबर 2 की कमाई का वही किंग राज उगलने लगा है। ये तस्वीरें कानपुर के काकादेव थाने की हैं और ये तस्वीरें पीयूष जैन के ठिकानों से बरामद हुए कैश की हैं। दोनों तस्वीरों को देखिए और समझिए। एक तस्वीर कानून की आंखों में धूल झोंक कर जुटाई गई बेहिसाब दौलत की है। दूसरी तस्वीर कानून के फंदे में फंसे उसी काले कुबेर के फर्श पर रात गुजारने की है। बेहिसाब दौलत भी पीयूष को बचा नहीं सकी। सोचिए, अगर पीयूष जैन की काली कमाई का सुराग नहीं मिलता तो ये आलीशान मकान के मखमली गद्दे पर आज सो रहा होता, अपने बेडरूम में गर्म तापमान में सो रहा होता। देखिए, आज यहाँ ना कोई मखमली बिस्तर है, ना तो लाखों का बेड, ना कोई हीटर। ये थाना है, थाने की फर्श है और उसी फर्श पर काले धन का कुबेर है। जिस पीयूष जैन के पास करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों रुपया उसकी तिजोरी में पड़ा हुआ, बंडलों में करोड़ों रुपया पड़े हुए, जब वो कानून के शिकंजे में आया तो एक थाने के एक छोटे से परिसर में जमीन पर लेटा हुआ नजर आया। ये कानून की ताकत है और इसी कानून की ताकत के तहत ये पीयूष जैन तस्वीर में जो देख रहा है, कंबल ओढ़ करके जो शख्स लेटा हुआ है, ये पीयूष जैन है। वही पीयूष जैन जिसके घर में ठिकानों में छापेमारी के लिए करीब कहा जाए कि अगर 150 घंटे लगाए गए, 50 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई। 50 घंटे तक पीयूष जैन से पूछताछ की गई। करोड़ों रुपया उनके अलमारियों में मिला, तिजोरियों में मिला, तिजोरियां काटी गई। जो दरवाजे थे उनको काटने के लिए गैस कटर का प्रयोग किया गया, तब जाकर के करोड़ों रुपया इनके पास से बरामदगी हुई है। जीएसटी के इतिहास में पीयूष जैन, ये शख्स जो जमीन में लेटा हुआ है, इसके घर से जीएसटी के इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी अगर कहा जाए तो हुई है। रात थाने में यूं गुजरी और दिन में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। इसमें आज माननीय न्यायालय ने रिमांड 14 दिन के लिए दिया है और इसमें टैक्स की चोरी जो पाई गई, अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार 31 करोड़ 50 लाख रुपए का टैक्स का एवेजन सामने आया है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। कानून का फंदा पीयूष जैन पर कस चुका है। एक नहीं, तमाम एजेंसियां अब पीयूष जैन के काले खजाने के तार को जोड़ने में लगी है। सवाल यही है कि इतनी दौलत कमाई तो कमाई कैसे, इतनी दौलत छिपाई तो छिपाई कैसे। आज तक संवाददाता संतोष शर्मा कानपुर में पीयूष जैन के उस आलिशान कोठी पर पहुंचे जहां छापेमारी में काले धन की बड़ी खेप मिली। ग्राउंड जीरो पर जो दिखा और जो पता चला वो चौंकाने वाला है। सोचिए, जिस काले कुबेर ने अपनी कोठी में 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 257 करोड़ छिपा कर रखे थे, वही कुबेर पुरानी गाड़ियों से चलता था। कोठी के अंदर काला धन आता और जाता रहा, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। तो इसकी बड़ी वजह पीयूष की लाइफ स्टाइल है। करोड़पति पीयूष जैन की जिंदगी में अगर गाड़ियों की बात करें, ये सिर्फ 2 गाड़ियां। एक गाड़ी ये टोयोटा की कोरोला गाड़ी है, यूपी 74 AB 6394। नंबर की सीरीज को देखकर लगता है कि लगभग 8 से 10 साल पुरानी ये गाड़ी है। गाड़ी का रखरखाव एक आम आदमी की तरह इसको देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये एक ऐसे व्यक्ति की गाड़ी है जिसकी अलमारी में करोड़ों रुपया यूं ही पड़ा रहता है। करोड़ों रुपया अलमारियों से बरामद हुआ, सोना बरामद हुआ, बेशकीमती दस्तावेजों जो प्रॉपर्टीज थी उनके पेपर्स मिले हैं। इस पूरे घर की रखवाली के लिए इस घर में सिर्फ 2 नौकर,
दोनों ही नौकर, क्या चौकीदार अगर कहेंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा, दोनों ही चौकीदारों को करीब 7,500 रुपए तनख्वाह। और सबसे अहम बात कि दोनों ही जो चौकीदार थे वो ज्यादा पुराने नहीं हैं। मतलब कि अमूमन नौकरों को बदलने की जो स्ट्रैटेजी थी वो पीयूष जैन की बहुत अहम थी कि घर में कोई पुराना नौकर रहेगा तो घर को बहुत अच्छे से समझ जाएगा, और वो नहीं चाहता था कि कोई उसके घर के अंदर के हालात को बहुत अच्छे से समझ सके। इस कोठी के अंदर का राज न खुले, लिहाजा घरेलू नौकर नहीं रखे जाते थे। सिर्फ चौकीदार की नियुक्ति होती थी जिन्हें कोठी के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। हम कैमरे में। अच्छा, नहीं, तो ये बताइए कि इस घर में कितने लोग रहते हैं इनके यहाँ पर? इनके यहाँ पर मतलब जो बच्चे लोग रहते हैं, मतलब जो है। कौन कौन? पीयूष जैन और पीयूष जैन तो लड़का है। और पीयूष जैन तो मतलब मालिक है, मतलब जो है। हाँ। और उनके लड़के रहते हैं, पढ़ते ही हैं। अच्छा, कितने लड़के हैं उनके? 2 लड़के हैं। क्या नाम है उनका? एक का गोलू और एक का प्रशांत। अच्छा, और जिस दिन ये 22 तारीख से आए हैं यहाँ पर, तो क्या अंदर कितने गेट वेट काटे गए हैं, कितना क्या कुछ? हम लोग अंदर नहीं गए भैया। अच्छा, तो कभी पता कितना सामान निकला है? हम यहाँ नहीं बता सके। कितना बड़ा मकान है ये? और भी कोई मकान है आनंदपुरी में? ये आगे चले मकान है। इनकम टैक्स और जीएसटी की कई टीमों ने इस कोठी का कोना कोना खंगाला है। कोठी ने राज उगल दिए हैं और अब बारी पीयूष जैन के राज उगलने की है। संतोष शर्मा, कानपुर, आज तक। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इन परिणामों में सबसे आगे रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन जो परिणाम आए हैं उनकी व्याख्या सारे दल अपने अपने हिसाब से इस तरह से कर रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव का बेस बन सके। पंजाब तो पहले ही मन बनाई बैठा है। चंडीगढ़ के नतीजे तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पंजाब पूरी पिक्चर है। चंडीगढ़ निगम चुनाव के नतीजों पर भले ही जश्न आम आदमी पार्टी मना रही है, लेकिन ढोल नगाड़ों के शोर और पंजाब विजय के आम आदमी पार्टी के जोर के बीच इन नतीजों में सभी पार्टियों के लिए कुछ कुछ संदेश छिपा हुआ है। सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की, जो फाइनल नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 14 सीटें हासिल की। इस जीत को आम आदमी पार्टी के नेता झांकी बता रहे हैं, जिसकी असली तस्वीर पंजाब चुनाव में दिखेगी। बहुत शानदार वेलकम चंडीगढ़ के लोगों ने आम आदमी पार्टी का किया है। विधानसभा चुनाव में तो पंजाब के लोगों का मन वैसे ही बना हुआ है कि अब कि एक बार मौका केजरीवाल जी को देना है। मैं आज चंडीगढ़ के नतीजों को देखते हुए आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो मूड चंडीगढ़ का है वही मूड पंजाब का है, और चंडीगढ़ तो सिर्फ झांकी है, पंजाब अभी बाकी है। चंडीगढ़ निगम चुनाव में दूसरे नंबर पर बीजेपी रही, जिसे 12 सीटें हासिल हुई। वहीं कांग्रेस को 8, जबकि अकाली दल को सिर्फ 1 सीट मिली। लेकिन जीत हार के इस गणित में एक बात अहम है कि चंडीगढ़ नगर निगम में तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस को सबसे ज्यादा करीब 30% वोट मिले। पंजाब कांग्रेस नेता सबसे ज्यादा वोट की बात कहकर आगे की लड़ाई का दम भर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो एक ही है और कांग्रेस पार्टी आगे भी इलेक्शन पंजाब में शुरू से लड़ती रही है और फिर इस दफा भी हमने जाना है कांग्रेस पार्टी ने, और जितनी पार्टी ज्यादा बढ़ेंगी उतना कांग्रेस पार्टी को उसका बेनिफिट है। और हमने कामों को लेकर लोगों के बीच जाना है और लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। 22 में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस पार्टी की ही बनेगी। उधर चंडीगढ़ नगर निगम की इस लड़ाई के बीच बीजेपी ने मिशन पंजाब की ओर एक और कदम बढ़ा दिया। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का गठबंधन औपचारिक तौर पर फाइनल हो गया है। अब बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी साथ ही पंजाब में चुनावी मैदान में उतरेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठक कर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की। इसके बाद सुखदेव सिंह ढींढसा से सीट शेयरिंग पर बात हुई। सीटों के बंटवारे को लेकर के, संख्या को लेकर के और कौन सी पार्टी लड़ेगी इसको लेकर के
तीनों ही दलों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। आज नाम तय किए जाएंगे और आने वाले 1-2 दिन के बाद में उसकी बैठक होगी। पंजाब चुनाव की तैयारी में जुटी हर पार्टी अपने हिसाब से चंडीगढ़ नगर निगम के नतीजों की व्याख्या कर रही है, लेकिन इन नतीजों से ये बात तो साफ है कि पंजाब की लड़ाई किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाली। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ ललित शर्मा, आज तक। आया चुनाव, कोरोना से तनाव। जी हां, नए साल में यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शंस हैं, लेकिन इन सब के बीच कोरोना के बढ़ते हुए खतरे ने चिंता को बढ़ा दिया है। उसमें भी ओमिक्रॉन के जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, संक्रमित करने वाले वेरिएंट ने और ज्यादा मुश्किलों में डाल दिया है। इस नई मुसीबत के बीच आज से चुनाव आयोग की टीम यूपी के दौरे पर जा रही है, जहां अधिकारी तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही साथ सभी दलों के साथ बातचीत करेंगे। दो तरह के प्राणियों को भीड़ चाहिए, पहले है नेता और दूसरा है कोरोना वायरस। चाहे डेल्टा हो या ओमिक्रॉन, कोरोना वायरस को फैलने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भीड़ चाहिए। बाजारों की भीड़ के साथ साथ रैलियों की भीड़ इस समय चिंता और सवालों की वजह बनी हुई है। आपने नोट किया होगा कि ओमिक्रॉन संकट की गंभीरता को देखते हुए कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। जैसे शादियों में भीड़ लिमिट में होनी चाहिए, न्यू ईयर पार्टियां बंद होनी चाहिए, नाइट कर्फ्यू में रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सड़क पर कोई नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन रैलियों पर अभी ऐसे नियम लागू नहीं हैं। रंग बिरंगे झंडों वाली रैलियों और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने चुनाव आयोग को भी सोचने पर मजबूर किया कि 5 राज्यों में चुनाव करवाए जाएं या टाल दिए जाएं। इसी मुद्दे पर चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में काफी देर तक माथापच्ची होती रही और फिर बात अगली बैठक तक टल गई। क्या इस रुख में ये संकेत भी हैं कि चुनाव होकर रहेंगे? इसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ही दे सकते हैं। जहां 5 राज्यों के चुनाव को लेकर सियासी दांवपेच लड़ाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहा है। आज चुनाव आयोग ने हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी राजेश भूषण के साथ लंबी चौड़ी बैठक करी। इस बैठक में डेटा पर भी काफी लंबी वार्तालाप की गई। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि चुनाव आयोग चुनाव टालना नहीं चाह रहा है और उसका दूसरा दौरा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। चुनाव आयोग ने हेल्थ मिनिस्ट्री और केंद्र सरकार से ये अपील करी है कि कम से कम उन राज्यों में जहां अगले 3 से 4 महीने में चुनाव कराए जाएंगे, वहां पर वैक्सीनेशन 100% कर दिया जाए। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण की वजह से चुनाव टालने का सुझाव दिया था और इसी सुझाव पर चुनाव आयोग उन राज्यों की स्वास्थ्य रिपोर्ट लेना चाहता है जहां चुनाव होने हैं। इसीलिए चुनाव आयोग की टीम यूपी के दौरे पर जा रही है। चुनाव आयोग की टीम यूपी में 28 से 30 दिसंबर तक रहेगी। कल शाम 4 बजे वो राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी। इसके बाद 29 तारीख को चुनाव आयोग की बैठक डीएम, एसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ होनी है। इसके बाद 30 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक होगी। फिर अंत में 30 दिसंबर को ही 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव आयोग खुद उत्तर प्रदेश जाएगा अगले हफ्ते और वहां पे जाकर मुआयना करेगा कि स्थिति किस तरीके से है। देखिए, कोविड के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बट बाकी और कई जगहों पे भी बढ़ रहे हैं। बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी साहब ने कहा कि वो पूरी तरह तैयार हैं। यही एक्सपेक्टेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से, कि आफ्टर ऑल बिहार में इतने अच्छे इलेक्शन करा ही थे क्योंकि गाइडलाइंस हमारी परफेक्ट हैं। उसके सिर्फ इन्फोर्समेंट का इशू है जिसके लिए उन्होंने एश्योरेंस दिया। बड़ी खुशी की बात है। चुनाव कराने की चुनौती ओमिक्रॉन के आने के बाद और कड़ी हो गई है, लेकिन अब सवाल यही है कि चुनाव आयोग देश में मंडरा रहे ओमिक्रॉन के खतरे के बीच क्या कर सकता है। चुनाव टालने और रद्द करने के नियम क्या है, इस पर संविधान क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग चुनाव कराने को स्वतंत्र है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में चुनावों को रद्द करने या टालने की प्रक्रिया बताई गई है। धारा 52 में ये प्रावधान है कि चुनाव का नामांकन भरने के आखिरी दिन सुबह 11 बजे के बाद अगर किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो उस सीट पर चुनाव को टाला जा सकता है।
धारा 57 के तहत अगर चुनावी राज्य में दंगा फसाद या प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां चुनाव टाला जा सकता है। कोरोना महामारी भी एक आपदा है। धारा 324 में ये प्रावधान है कि अगर किसी जगह पर पैसों का दुरुपयोग हो रहा है या वोटर्स को घूस दी जा रही है तो ऐसी स्थिति में चुनाव को टाला या रद्द किया जा सकता है। अगर किसी मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आता है तो वहां पर भी चुनाव को रद्द किया जा सकता है। ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 58 में कहा गया है। तीसरी लहर का चुनाव से इतना डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, क्योंकि लहर तो पूरी देश में आ रही है और इलेक्शन 5 स्टेट्स में होने हैं। तो ये जरूर है कि जहाँ पे भी लार्ज गैदरिंग्स होंगी वहाँ पे प्रॉब्लम का बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइंस बनाई थी पिछले साल बिहार के इलेक्शन से पहले, पूरी दुनिया के एक्सपीरियंस को देखते हुए और उनसे कंसल्ट करके उन्होंने बहुत अच्छी गाइडलाइंस बनाई थी। उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई सवाल ही नहीं होता कि इस प्रॉब्लम में कोई इजाफा हो सके। चुनाव टालना और चुनाव रद्द होना ये दो अलग अलग बातें हैं। देश में विधानसभा या लोकसभा सीटों पर चुनाव रद्द होना और दोबारा चुनाव होना आम बात है, लेकिन ऐसे कम ही मौके आए हैं जब पूरे चुनाव को ही टालना पड़ा हो। 1991 के लोकसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग के बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। इसके बाद अगले 2 फेज के चुनाव में आयोग ने करीब 1 महीने तक चुनाव टाल दिए थे। 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग के मामले सामने आने के बाद 4 बार तारीखें आगे बढ़ाई गई थी। बाद में अर्धसैनिक बलों की निगरानी में कई चरणों में चुनाव हुए थे। अगर कोरोना का देखते हुए चुनाव को लंबे वक्त के लिए टाला गया तो 5 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संविधान में एक बार 6 महीने के लिए शासन लगाने का प्रावधान है। उसके बाद इसे एक बार फिर से बढ़ाया भी जा सकता है। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां पे हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण के साथ चुनाव आयोग के ऑफिशियल्स मिले। उसमें ये तय हुआ है कि ओमिक्रॉन को लेके एक पूरी रिपोर्ट चुनाव आयोग में सबमिट करना होगा, जिसके बाद जनवरी के फर्स्ट वीक में राजेश भूषण के साथ फिर से एक बैठक होगी और उस बैठक में ये तय होगा कि चुनाव इन 5 राज्यों में किस माहौल में होगा, क्या वो प्रोटोकॉल्स होंगे या फिर क्या इन राज्यों के चुनाव को पोस्टपोन किया जाए। दिल्ली से श्रेया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की विकराल होती समस्या के बीच चुनाव कराना वाकई में बड़ी चुनौती है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और 10 जनवरी से वैक्सीन की बूस्टर डोज देने का महाअभियान भी शुरू हो जाएगा, जिसे भारत में प्रिकॉशन डोज के नाम से जाना जा रहा है। आखिर ये सब होगा कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पीएम मोदी ने हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ 60 साल से ऊपर के बीमार बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशन डोज यानी वैक्सीन की तीसरी डोज देने की घोषणा कर दी है। लेकिन जैसे जैसे बूस्टर डोज की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इससे जुड़े कई भ्रम और सवाल भी सामने आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है कि क्या बूस्टर डोज देश के हर नागरिक को लगेगी? इसका जवाब है नहीं। देश में सिर्फ कोरोना से सीधी लड़ाई लड़ रहे 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के ऐसे बुजुर्ग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, वो भी डॉक्टर की सलाह पर तीसरी डोज ले सकते हैं। हालांकि बुजुर्गों के लिए ये बूस्टर डोज लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तीसरी डोज लेना वायरस से आपकी सुरक्षा को मजबूत कर देगा। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए।
दूसरा सवाल है कि क्या अपनी मर्जी की वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति को जिस वैक्सीन की पहली 2 डोज लगी है, उसी वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। अगर आपको कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगी है तो कोविशील्ड की ही बूस्टर डोज लगेगी, और जिसे कोवैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, उसे बूस्टर डोज में कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। हालांकि दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी डोज अलग वैक्सीन की होनी चाहिए। जैसे अगर पहली 2 कोवैक्सीन की लगी है तो तीसरी डोज कोविशील्ड की होनी चाहिए। इसी तरह अगर पहली 2 कोविशील्ड की लगी तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की लगे। लेकिन सरकार की ओर से अभी मिक्स्ड वैक्सीन की बात सामने नहीं आई। आइडियली बूस्टर का मतलब होता है उसी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है। तो जिस वैक्सीन से वही देनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी सारे वैक्सीन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखना है, अच्छे इफेक्ट भी, बुरे इफेक्ट भी। अगर हम मिक्स करते रहेंगे तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी अगर कोई बैड इफेक्ट आता है तो। उस लिहाज से भी, साइंस के लिहाज से भी जो है, अगर बूस्टर देना है तो जिनको जो वैक्सीन लगी है वही देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो एविडेंसेस है कि दोनों वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है, बट लॉन्ग टर्म हमें सेफ्टी और एफिकेसी का नहीं पता, इसलिए उनको वही देना चाहिए। क्रॉस करने की जो है कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर जो है अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है और वह साइंस के लिए अच्छा नहीं होगा। एक जरूरी सवाल यह भी है कि कितने अंतराल से तीसरी डोज लगाई जाए। बूस्टर डोज लगवाने के लिए जरूरी है कि दूसरी और तीसरी डोज के बीच 9 से 12 महीने का अंतर हो। उदाहरण के तौर पर 10 जनवरी से उन्हें ही तीसरी डोज लगाई जाएगी जो इस साल जनवरी से मार्च के बीच दूसरी डोज ले चुके हैं। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि अगर 60 साल का कोई बुजुर्ग जिन्हें कोई बीमारी नहीं, तो क्या वो भी तीसरी डोज लगवा सकते हैं? जी नहीं, 60 साल से ऊपर के सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों को तीसरी डोज लगवाने का विकल्प है जो 22 तरह की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इन बीमारियों को सरकार ने कोमॉर्बिडिटीज लिस्ट में शामिल किया है। कई बुजुर्गों के मन में सवाल भी है कि क्या बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य है। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये साफ कर चुके हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कुछ महीनों बाद कम होने लगती है, ऐसे में वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी है। इसके अलावा कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इसकी जरूरत और बढ़ा दी है, क्योंकि नया वेरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को भी शिकार बना रहा है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को है, इसलिए तीसरी डोज लगाई जा रही है। वैक्सीन जो है इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं होता है, सारी वैक्सीन, इवन मैन्युफैक्चरर्स भी कहते हैं। ज्यादातर हमारे एक्सपर्ट्स को शायद ये पता नहीं होता है, हाँ, लेकिन वह सीवियरिटी और डेथ कम करता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका मतलब ये नहीं है, हम उसके लिए नहीं दे रहे हैं। इसके लिए जो है इन्फेक्शन को रोकने के लिए बच्चों में, जो एक लोग ये भी कहते हैं कि नहीं बच्चे इन्फेक्शन लेके आएंगे, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं करता। वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है। अब आगे की क्या सीवियरिटी कम करता है, तो डेफिनेटली एडल्ट में सीवियरिटी कम करता है, 80 to 90% सीवियरिटी कम करता है। इसलिए मैं रोज कहता था कि नहीं, एडल्ट को अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन है तो उसको देना चाहिए। ससेप्टेबल मैं उनको कहता हूं जिनमें जो है इन्फेक्शन ना हुआ हो, क्योंकि जो भी ग्लोबल एविडेंस है इन्फेक्शन होने के बाद जिनकी डेथ होनी थी होगी, लेकिन जो बच गए, जो रिकवर है, वो बेस्ट प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि क्या 60 से कम उम्र के लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है उन्हें तीसरी डोज लगाई जा सकती है? जी नहीं, अभी तीसरी डोज सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और गंभीर बीमारी से जूझ रहे 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को ही लगाई जाएगी। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है लेकिन उम्र 60 साल से कम है तो तीसरी डोज नहीं लग सकती। ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि तीसरी डोज सभी के लिए क्यों नहीं। अब तक की स्टडी में पाया गया है कि वैक्सीन का असर 6 से 8 महीने बाद कम हो जाता है। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, बुजुर्ग और बीमार लोगों को टीका लगवाया करीब 1 साल होने वाला है, जबकि 18 साल से ऊपर के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुए अभी लगभग 6 महीने ही हुए हैं। यही वजह है कि तीसरी डोज अभी सबके लिए नहीं आ रही। हो सकता है आने वाले समय में सरकार इस पर विचार करे और देश के सभी लोगों को बूस्टर डोज दी जाए। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।